नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में पदयात्राओं का दौर शुरू करने जा रही है। इन यात्राओं का नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। उत्तर प्रदेश में इंडिया के घटक दल के बीच जिस तरह की खींचतान चल रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में तमाम संभावनाओं पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में यह फैसला लिया गया कि वो अलग-अलग इलाकों में, यानी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में वो पदयात्राओं के जरिए आम लोगों से मुलाकात करेगी, उनसे संवाद करेगी। ये यात्रा लगभग उसी तर्ज पे होगी जैसे राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके दक्षिण भारत में खासतौर से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अब उत्तर प्रदेश में उसी पैटर्न पर अलग-अलग इलाकों से यात्राएं होकर के गुजरेंगी। ये माना जा रहा है कि इसी महीने यानी दिसंबर के अंत तक इन यात्राओं का दौर शुरू हो जाएगा। जो पहला चरण होगा वो सहारनपुर से शुरू होगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए सीतापुर के नवीशारण तक आएगा। इन पदयात्राओं में अलग-अलग जिलों में तमाम नेता शिरकत करेंगे, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ केंद्रीय स्तर के नेता भी इन यात्राओं में शामिल होंगे। यात्रा अलग-अलग इलाकों से होकर गुजरेगी। उन इलाकों में आम जनता से संवाद किया जाएगा, उनकी परेशानियों को जाना जाएगा, कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया जाएगा और उसके साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ती है किसी समस्या को लेकर के तो आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश में खासतौर से माहौल माहौल बनाने की कोशिश करेगी, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है तो उस क्रम को भी आगे बढ़ाते हुए पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से जब कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, अगर 2009 के लोकसभा चुनाव को हम छोड़ दें तो करीब 3 दशक का सूखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस झेल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगातार क्षेत्रीय दलों की ग्रोथ की वजह से कांग्रेस के जनाधार में गिरावट देखने को मिली। जातिगत राजनीति की जो गोलबंदी शुरू हुई उसमें तमाम अलग-अलग जातियों ने अपने-अपने खेमे तय कर लिए, या यूं कहें कि जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो उनको प्रभावित करने में कामयाब रहे और ऐसे में धीरे-धीरे कांग्रेस का जनाधार, उसका वोट बैंक खिसकता चला गया। उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी, कई बड़े प्रयोग करने के बाद भी कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकी। इसलिए अब एक नया फॉर्मूला, एक नई रणनीति, एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है कांग्रेस। क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा, होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जनता कितना समर्थन करती है, कांग्रेस के नेता अपनी बातों को समझाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि जो सबसे बड़ी दीवार सामने खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार अपराजित जैसी स्थिति में, उसको कोई पराजित करने वाला फिलहाल सामने नजर नहीं आता है। 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो कम से कम यही कहते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि बसपा के कमजोर होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। अगर विधानसभा के चुनाव में देखें, हालांकि लोकसभा के चुनाव की बात करें तो बहुत अंतर नजर नहीं आता कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस के पास 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पास 3 सीट। बसपा जरूर समाजवादी पार्टी की मदद से आगे बढ़ी, उसके पास 0 से उसने 10 तक का सफर तय किया, लेकिन इस बार हालात जुदा है। तो ये परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना परिवर्तन ला पाएंगी, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में भागीदारी करने के लिए। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। फखरुल हसन चांद साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। तंजीद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। तो आज की शुरुआत मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तंजीद अहमद साहब से करता हूं। तंजीद साहब, ये परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश में किस तरीके का परिवर्तन लाएंगी, क्या योजना है, कैसे जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि अब तक के जितने भी प्रयोग आपने किए वो सभी प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर हमेशा असफल साबित हुए हैं। माला जी नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए माला जी, ये देश यात्राओं का देश है और जब जब कांग्रेस पार्टी ने यात्रा की है तब तक बहुत सुखद परिणाम निकल के सामने आए हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हमारे सामने परिणाम हिमाचल और कर्नाटक के जीत के रूप में आए। हमने तेलंगाना भी जीता और निश्चित रूप से जो ये यात्रा निकलने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत अमूलचूल परिवर्तन करेगी। देखिए इस समय जो जनता का मूड है हर तरह से कांग्रेस के पक्ष में। हार जीत अब एक अलग प्रश्न है कि हम कुछ
चंद परसेंटेज वोट हमको विषय है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखेंगे तो पूरे देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी से हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले, 4,91,00,000 हमें मिले और 4,80,00,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो लोगों का जो मूड है वो कांग्रेस के पक्ष में, और लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उनके पास आए, उनके उनके दरवाजे आए, उनके पास पहुंचे। और इसी के प्रयास में कल हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने इसमें ये सब लोगों के सहयोग से और सब लोगों से मिलकर, सब लोगों से बात कर ये फैसला लिया कि हमें यात्रा निकालनी है सहारनपुर से लेके सीतापुर तक, और वो यात्रा निकलेगी। और उस यात्रा का आप जब परिणाम देखेंगे तो 2024 के नतीजे में आपको उसका परिणाम नजर आएगा कि जनता किस तरीके से चाह रही है कांग्रेस पार्टी के लिए वो लामबंद होना शुरू हो रही है। और इस यात्रा को पूरी तरीके से हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सहयोग रहेगा, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूरे जितने भी पदाधिकारी हैं वो हर तरह से इस यात्रा में शामिल रहेंगे, और पूरे अजय राय जी के नेतृत्व में ये यात्रा हम लोग निकालेंगे और इसके परिणाम बेहद सुखद होंगे, ऐसी हम लोग की पूरी उम्मीद है। लेकिन अहमद साहब, दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, बहुत फर्क है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि जो जाति गोलबंदी है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सच्चाई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आहिस्ते आहिस्ते सधे हुए कदमों से एक एक करके तमाम जातियों की गोलबंदी अपने पक्ष में की। उसने खाली मायावती से उनका कोर वोट बैंक, दलित वोट बैंक ही नहीं छीना, समाजवादी पार्टी से पिछड़े वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या यूं हम कहें कि जो गैर यादव जो पिछड़े हैं उनका लगभग लगभग 80% हिस्सा उसने अपने पाले में कर लिया। ये माना जाता है कि सवर्ण जाति का भी वोट है। तो सब मिला करके अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा वोट बैंक उसने तैयार किया है कि कभी उसकी सीटें 73 होती है तो कभी 64 होती है। अपने आप में इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना मजबूत आंकड़ा है ये, कि उसको भेद पाना, क्या आपको लगता है कि इन यात्राओं से संभव हो पाएगा? देखिए महाराज जी, आपका आकलन बिल्कुल सही है और बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जाके जातिवादी विचारधारा फैलाते हैं, और फिर ये कहते भी हैं साथ में कि हमसे जात पात से कोई मतलब नहीं, हम सबको साथ सबका विकास लेके चलते हैं। अभी मैं वो आपके प्रश्न पे मैं आता हूँ। अभी तेलंगाना का चुनाव हो रहा था, करीब मोदी जी ने पहले स्टेटमेंट दिया कि हमारी जाति सिर्फ गरीब है, युवा है, महिलाएं। तेलंगाना चुनाव के 2 दिन पहले पहुंचे और वहां कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम जीते तो मुख्यमंत्री हम पिछड़ी समाज से देंगे। अब आप इनका दोनों चरित्र आप इसी समझ सकते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहे हैं। बहरहाल मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उसका राजनीतिक जो चरित्र है बिल्कुल अलग है अन्य प्रदेशों से, मैं आपकी बात। और महाराज जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी कार्यकारिणी को भी देखा होगा। हम लोग जात पात पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया उसमें, चाहे वो पिछड़ी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अगड़ा हो। जिस तरीके से जाति जमीन समीकरण का संतुलन आपको दिख रहा होगा, उससे आप समझ सकते हैं कि जो गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी का, उसमें हर समाज के लोग उसमें आपको शामिल मिलेंगे और सबको उसकी हिस्सेदारी दी गई है। तो ये शिकायत अब शायद कोई नहीं कर सकता कांग्रेस पार्टी से कि उसको इसका हक नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, चाहे वो जिस समाज से आ रहा हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, महिला हो, और चाहे दलित बिरादरी का हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, अगड़ा वर्ग हो, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने दिया है और देने की आगे कोशिश करती रहेगी। उसके बावजूद मानस जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भी जो देश की जनता है वो मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना चाह रही है। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जाति जनगणना आज देश का सबसे प्रमुख मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा क्या है? गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा क्या है? किसानों के साथ जिस तरीके से धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 2022 तक सबका आय दुगना कर देंगे, सबको मकान देंगे, वो प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी एक बेहद प्रमुख मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया, वो प्रमुख मुद्दा है। युवाओं को लैपटॉप बेच देने का जो वादा था, वो प्रमुख मुद्दा है। तो जो मुद्दे हैं, कितना भी जातिवादी आप बात कर लें या कितना भी जातिवादिता के पीछे छुप ले, लेकिन ये कॉमन समस्या सभी जात के लिए, सभी धर्म के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो कोई वादा पूरा नहीं किया। तो आज जब 2024 में मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा, देखिए मुद्दों से बचना है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज भी फिर वही धर्म की राजनीति और सांप्रदायिकता की बात करके पीछे छुपने की कोशिश करेगी। लेकिन जो परेशानी है जनता के सामने, वो सबके सामने मुंह बाए खड़ी है। अगर किसी को लैपटॉप किसी युवा को नहीं मिला तो दलित को भी नहीं मिला, मुस्लिम को भी नहीं मिला,
को भी नहीं मिला, अगले वर्ग को भी नहीं मिला। किसी को अगर दिवाली पे सिलेंडर देने का वादा महिलाओं के साथ किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो सभी महिलाओं को नहीं मिला, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो अगड़े वर्ग का हो, तो किसी को नहीं मिला, मतलब सबके साथ अन्याय हुआ। तो इस अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकलेगी, और जिस तरह के मुद्दे और जिस तरीके से हमारे ऊपर भी सवाल उठते रहते हैं मानस जी, और आप लोग भी बहुत सवाल करते हो कि अगर इतनी परेशानी है तो विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं है। कोई विपक्ष सड़क पे उतरा या हो या ना उतरा, कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क पे थी, और इन सारे मुद्दों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं को, सारे मुद्दों को लेकर अजय राय जी उनके नेतृत्व में एक यात्रा निकलने जा रही है। अब हम सड़क पे उतर के संघर्ष करेंगे। और रंजीत साहब, सवाल आज आपके लिए मेरे पास बहुत है, और बताइए ना। अभी दूसरे राउंड में भी आता हूं मैं आपके पास। लेकिन अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, जो परिवर्तन यात्राएं निकलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बड़ा जन समर्थन मिला दक्षिण के इलाके में, और उसका आपने देखा कि उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। भले ही हिंदी बेल्ट में कांग्रेस लूज कर गई, लेकिन साउथ में आपने देखा कि वहां पर इनका स्कोर ठीक जा रहा है। अगर ये परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए निकलती है, पूरी एनर्जी, जैसे कि प्लानिंग है कि शायद बड़े केंद्रीय स्तर के नेता जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग अगर इन यात्राओं में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर एक परेशानी का सबब तो आपके लिए बन ही सकते हैं। देखिए मानस जी, एक हालांकि लोग राम और रामायण को नहीं मानते हैं, फिर भी रामायण में बहुत बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। निश्चित तौर पे राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा से शुरुआत कर लेते हैं। पहले दिन यात्रा उस व्यक्ति के साथ करते हैं जो गाय को जलाया रहता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरे दिन की यात्रा आप देखेंगे, एक ऐसे पादरी के साथ करते हैं जो कहता है कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, हमारे धर्म के अलावा बाकी धर्म को नहीं मानना चाहिए। आगे की यात्रा बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी के बंटवारे की बात करते हैं। इस तरह से बहुत सारे बात करते हैं। निश्चित तौर पे अगर राहुल गांधी जी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति यात्रा से शुरू होकर यात्रा पर ही समाप्त होगी, तो इनको समझना चाहिए कि यात्रा के बाद छोटे बड़े 13 चुनाव होते हैं, 2 जगह, हिमाचल और कर्नाटक के बाद बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट में भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, शायद हमारे कांग्रेस के मित्र भूल गए, तो सभी जगह इनको मुंह की खानी पड़ती है। और अभी आप देखे होंगे कि हमें लगता है कि यात्रा के बाद ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव होता है, और इसी लोकतांत्रिक देश में होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो इटली में चुनाव हुआ और यहाँ भी यात्रा के बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी मैं कहता हूं कि आप यात्रा करिए, अपने विश्वसनीयता को बताइए, अपने विश्वसनीयता को बचाइए भी, अपने मित्रों का साथ दीजिए, मित्रों के साथ रहिए, क्योंकि आप तो आपके मित्र ही कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अहंकारी है, कांग्रेस किसी को साथ लेकर नहीं चलती है। तो जब आप अपने मित्रों की हैसियत राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पे जिसकी जमीन जहां पे होगी वो अपनी जोत में बोले काटने का कार्य करेगी। तो आपके जो मजबूत मित्र यहाँ पे होंगे निश्चित तौर पे आपके साथ भी करेंगे, और आप देखे होंगे इसका परिणाम की कल की आज की होने वाली बैठक भी दिल्ली में जो थी वो इसी नाते कैंसिल हो गई कि बहुत सारे इनके सहयोगी इनके यात्रा के नाम पर छोड़ दिए कि 3-3 महीने से ये कोई यात्रा कर नहीं रहे, कोई बैठक कर नहीं रहे, इसलिए जाने का कोई औचित्य नहीं। तो मुझे लगता है कि आपकी अगर ऐसी जो राजनीति है वो आपको हम मुबारक देते हैं, क्योंकि आप एक सहयोगी की भूमिका भी निभाएंगे। बहुत जगह आपकी इस यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है और आगे भी बनाएगी। अब हमारे मित्र ने कहा कि हम जाति की राजनीति करते। देखिए, देश जब आजाद होता है तो उसके बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में जाती है, दूसरे के हाथ में तो जाती नहीं है। लेकिन मजहबी राजनीति वहीं से शुरू होती है। एक धर्म की शिक्षा में छूट, एक धर्म की यात्रा में 2 लाख रुपए की छूट, एक धर्म को और बहुत सारी चीजों में छूट दे दिया जाता है, धर्म के लिए संविधान को बदल दिया जाता है। इस तरह के कार्यों को आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती। आपने कहा कि हम धर्म की बात शुरू कर देते हैं, निश्चित तौर पर महंगाई बेरोजगारी से शुरू करके चुनाव, और आप जो है धर्म को डेंगू मलेरिया, हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है, भगवान राम की सत्ता होती नहीं है, ऐसा कार्य ये शुरुआत आप करते हैं। आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए मानस जी, ऐसा नहीं है कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के हैं या भगवान सूर्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोरोना का जो वैक्सीन बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, गंगा भी भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, धर्मांतरण होगा तो उस पर भी केवल भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, रोहिंग्या आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे तो उस पर भी केवल भारतीय जनता पार्टी बोले। आपको भी बोलना चाहिए। आप अगर अमेर बार जाते हैं क्या,
तो आप 10 बार जाइए, हम एक बार गंगा की बात करते हैं, आप 10 बार बात करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे। आप बंटवारे की राजनीति शुरू करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो उसको तस फल चाखा। आपने डेंगू मलेरिया का, आपने सनातन को गाली दिया और कह रहे हैं कि धर्म की बात हम करते हैं। हम आपने कहा कि हम झूठे नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम मानस जी मान रहे हैं, झूठे नारा देते हैं, लेकिन इनकी तरह तो हम नारा नहीं देते हैं ना कि देश के संसाधनों पर एक का विकास। हम तो नारा देते हैं ना सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं, आज ही हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, हमने जो है सर्वाधिक आवाज देने का कार्य किया, उससे एक भी आवाज कोई और अधिक दिया हो देश की आजादी के बाद से किसी सरकार तो यहाँ गिना देंगे। हमने आवाज दिया, उसमें हम क्या भेदभाव किए। हमने जो बिजली कनेक्शन दिया उसमें कोई भेदभाव नहीं। 5 लाख रुपए जो गरीबों को मुफ्त में दवा भी नहीं, उसमें हमको लग रहा है हमारे मित्र जो कांग्रेस के अहमद साहब बैठे हैं, इनके धर्म के लोग भी दवा कराते हैं। जो बिजली तो जाति धर्म देखकर तो आती नहीं है। और हमने जो विकास का कार्य किया, जो सड़कें बनवाई, जो रैपिड ट्रेन बनवाया, जो डिफेंस कॉरिडोर बनवाया, जो अमूल की फैक्ट्री खुलवाई, जो सैमसंग के कारखाने खुले, जो कुछ भी हो रहे हैं वो तो धर्म देखकर हो नहीं रहा, जात देखकर हो नहीं रही। और मैं कह रहा हूं कि हम आपके लिए जवाब दे तो है नहीं, जनता के प्रति जवाब दे। हम एक गारंटी देते हैं, मोदी जी वाली गारंटी की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववत की सरकार बनाई, 370 समाप्त होगा। आप पूछा जाना चाहिए कि 370 अगर समाप्त हो जाता वो धारा, तो कांग्रेस को उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान क्यों रहेगा। अगर 3 तलाक पर कानून आ जाता है तो सम्मान होना चाहिए, आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो सबको उसको अपनाना चाहिए। अगर भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो हम मानसी बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदार चरण पर कहते हैं, हम भगवान राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं। देश तो रामकृष्ण का देश कहा जाता है, इसको हमारे और आपके नकारने से तो होगा नहीं। तो अगर राम की बात होती है तो आपको तकलीफ क्यों हो जाता है, राम की सत्ता को क्यों नकारते हैं। वहां आपको धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां आपको विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आप तो जात पे, न पात पे और वोट 2 हाथ पे इस तरह से पंजाब का निशान जब आप लेकर आते हैं तो शुरुआत आप करते हैं। आप संविधान बदल देते हैं, 78 रुपए गुजारे भत्ते के लिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप एक अल्पसंख्यक आयोग बनाते हैं, आप मदरसों के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल देखे होंगे, लोकसभा में भी अपील करते हैं, मैं भी इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि अच्छी बात है, आप अपने चीजों को लेकर जनता के बीच में जाइए, हम अपने चीजों को लेकर जाएंगे। हम आपको अगर अपशब्द कह दें, आप मुझे अपशब्द कह दें, इससे जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जनता जिसको अच्छा चाहेगी, जिसको अच्छा माना जी चुनेगी, निश्चित तौर पे उसको देगी। अब रहा उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में यात्रा हो, पहले भी उत्तर प्रदेश से यात्रा होकर गुजरी है मानसी। आप देखे होंगे इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी उसमें शिरकत नहीं करती है। और ये समाजवादी पार्टी से पूछे आप कि आपने जो अभी तत्काल में उनके साथ जो विश्वासघात किया है, वो उसके प्रतिफल में आपके साथ क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मानकर चलेगी कि जो भी ऐसी पार्टियां हैं जो दूसरे घटक दल है, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े। हम स्वागत करते हैं, आप चुनाव लड़िए। आइए, आप तो कांग्रेस के साथ भी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, हम बसपा के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आपका शासन सत्ता रहा, हमारा भी शासन सत्ता रहा। जिसको जनता पसंद करेगी, जनता उसको वोट करेगी। एसएन सिंह के कहने से, समाजवादी पार्टी के कहने से, उसके कहने से तो जनता वोट करेगी। तो निश्चित तौर पे इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले तो कांग्रेस को स्वच्छ साफ दिल से, जो उनके सहयोगी कह रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं, प्रमोद किशन जी कह रहे हैं, उसको स्वीकारना चाहिए। दूसरे के तरफ उंगली उठाने से क्या फायदा, चार उंगली तो आपके तरफ भी तो उठ रही है। जी बिल्कुल, सवाल मैं जरूर लूंगा ये तनदीप साहब से, लेकिन अभी चलते हैं फखरुल हसन चांद साहब के पास, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ोगे, उनके पास भी जाना है। फखरुल हसन चांद साहब, जिस बात का एसएन सिंह साहब जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल ये चर्चा बहुत लंबे समय से सियासी गलियारों में चल रही है। और जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जितना कांग्रेस मजबूत होती जाएगी अपने कार्यक्रमों के जरिए, उतना ही वो डैमेज करेगी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वही वोट बैंक काट करके, कांग्रेस का ही वो वोट बैंक था जिसको काट करके दूसरे क्षेत्रीय दलों ने अपने आप को मजबूत किया। तो ये जो पदयात्रा है दरअसल शुरू होने जा रही, निश्चित तौर पर ये दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ों के बीच इनका खास फोकस होगा। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के आपने देखा ही किस तरीके से कांग्रेस काफी एग्रेशन में है। एक चाय पर कुछ बहस नाम से कार्यक्रम भी चल रहा है बहुत अलग अलग जिलों में, लखनऊ में भी उसके कुछ आयोजन हुए। तो देखिए, ये एक खतरा तो बना ही रहेगा कि जैसे जैसे कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, वैसे वैसे
आपको या बसपा या दूसरे जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए तकलीफ दे हो सकता है ये? देखिए मानस जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब वो भगवान राम का नाम लेती है तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि भगवान राम वो एक आदिवासी महिला सबरी के झूठे बेर खाते हैं। और वो जो प्यार और मोहब्बत का सम्मान का जो संदेश है, वो उसी से वही रास्ता है जो भगवान राम ने दिखाया था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चलती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे एसएन सिंह साहब उस पे ध्यान दे रहे थे। क्या संसद भवन के कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है? अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। देखिए, हम इनके सवालों का जवाब देने लगेंगे तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। आपने जो सवाल पूछा है, मैं उस पे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल क्षेत्रीय दलों के खिलाफ। केवल कांग्रेस की बात नहीं कि कांग्रेस पद यात्रा कर रही है। आप देखिए, क्या 2016 में समाजवादी पार्टी को तोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्या वो प्रयास नहीं किया था कि दो हिस्से हो जाए? क्या नीतीश कुमार जी जब भाजपा से अलग हुए हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयास नहीं किया कि उनका दल दो टुकड़ों में बंट जाए? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना को, एनसीबी को दो टुकड़ों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? तो देखिए, क्षेत्रीय दलों से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों को ही है। दोनों ही नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल रहे। कांग्रेस की भी यही दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी की भी यही दिक्कत है। और हम बराबर से ये गठबंधन की राजनीति रही हो, हमारी कुछ मुद्दों पे हमने समर्थन भले दिया हो, कांग्रेस को दिया हो, लेकिन हमारा लड़ाई हमेशा से रही। हम समाजवादी लोग नहीं भूले कि राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आए थे और लखनऊ में मीटिंग में आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के पर्चे फाड़ फाड़ के वोट मांग रहे थे। हम समाजवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे, हम भाजपा से भी लड़ रहे थे, कांग्रेस से भी लड़ रहे थे और बसपा से भी लड़ रहे थे। तो ये जो क्षेत्रीय दलों की बात आपने कही कि पद यात्रा कर रहे हैं या भाजपा दूसरे कार्यक्रम चला रही है, भारतीय जनता पार्टी का भी मिशन वही है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करो। मन में एक कसक मैं देख रहा हूं, समाजवादी के मन में कसक कांग्रेस के प्रति ऐसी बैठ गई है इन चुनाव के दौरान कि वो निकल रही नहीं, आपके बयानों से जाहिरी हो जाती, चाहे वो अखिलेश यादव बोले या फखरुल हसन चांद बोले। बात जिस तरीके से आप लोग कांग्रेस को लगातार कोस रहे हैं, भले वो शब्द खुले हुए ना, लेकिन समझ में सबको आ रहा है। टीस की वजह क्या है? देखिए मानस जी, टीस की वजह वही है कि जब हम आपके साथ बैठे और आप हमसे कहे कि हाँ मैं आपको अभी चाय लेके आ रहा हूं आपके लिए, और उसके बाद आप ऑफिस से निकल के जाए और या आप ये कह दे कि 2 चाय लाना ना। ये जो राजनीति में होता आया है, ये कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में अपने हिस्से की सीट मांग रहे थे, तो ये कांग्रेसियों ने वही क्या किया कि 2 चाय लाना ना। हम लोग 4 और 7 ही चाय मांग रहे थे, तो ये तो एक ही चाय नहीं लेके देके थे। अगर हमें दिया होता तो मानस जी, जो संदेश है राजनीति में, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरी जगहों पे हम इकट्ठा लड़े होते और एक जो गठबंधन बन के तैयार हुआ था, पूरे देश में एक संदेश गया था कि सारे विपक्षी दल वो एक साथ एक मंच पे आए हैं और सब मिल के लड़ेंगे। और अगर आप सोचिए कि वो कैसा माहौल होता कि मध्य प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं, आदरणीय ममता जी भी हैं, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, सब एक मंच पे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को ललकार रहे, जो 18 साल से भाजपा की वहां सरकार है, बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, कर्जे में सरकार चला रही है। और ऐसी सरकार को भी कांग्रेस नहीं हटा पाई। ऐसी सरकार जो कर्जा 4 महीने पहले उसने कर्जा लिया, ऐसी सरकार जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, जहां दलितों पिछड़ों पे अत्याचार हो रही, ऐसी सरकार को अगर नहीं हटा पाई तो ये कांग्रेस की कमजोरी थी। कांग्रेस को ऐसा लगा था कि वो अब मजबूत हो गई, जैसे कि उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल पद यात्रा करने से लोग वोट दे देंगे। तो पद यात्रा करने से वोट नहीं देते हैं मानस जी। अगर आप पे संकट आया है या किसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली जनता, आम किसान, नौजवान पे संकट आया है, तो मुझे बताइए, दिल्ली में रहने वाले कांग्रेस के लीडर या उत्तर प्रदेश में रहने वाले कांग्रेस के लीडर कहां थे? अभी कुछ दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती वाले कांग्रेसियों के पास नहीं गए इंसाफ मांगने के लिए। वो इंसाफ कहां मांग रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों से मांग रहे हैं। 112 की जो बहनें थी वो इंसाफ किससे मांग रही हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांग रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है कि अगर
सरकार के खिलाफ हमारी आवाज कोई उठा सकता है, हमारा सवाल कोई उठा सकता है, तो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन जो हमारा उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो उठा सकता है। हम लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को, तो केवल पद यात्रा करने से क्या बहनों को इंसाफ मिल जाएगा? 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, कि किसी लीडर की इमेज जरूर अच्छी हो सकती है, उनको थोड़ी पब्लिसिटी भी मिल सकती है, लेकिन जो जनता का विश्वास और भरोसा है, अगर वो मिल गया होता, अगर केवल पद यात्राओं से वोट मिलता होता, तो आज जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो परिणाम है वो कुछ और होते। इसलिए कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो, क्योंकि पूरे देश में हम तो क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, दूसरी जगहों पे जहां हमारी सरकार नहीं है या हमारा संगठन कमजोर है, वहां पे आप वॉकओवर दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से पूरे प्रदेश को साफ करती हुई चली जाती। तो इस देश में कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। वो कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। अहंकार छोड़ के जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, हिंदी भाषी बेल्ट है, उसमें जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, तभी इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। तो चलिए, रोहित अग्रवाल जी, भूमिका बदलने जा रही है, छोटे भाई बनके रहना पड़ेगा कांग्रेस को। आप भी फखरुल हसन चांद जी की इस बात का समर्थन करते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो परिवर्तन यात्राएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होंगी, उसका समर्थन करेगी राष्ट्रीय लोकदल? मानस जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पहले तो कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ईमानदारी से आपको गठबंधन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, अंत में हम तो लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और अंत में पता चला कांग्रेस ने खुद ही जो है धोखा दे दिया। तो अब जब आप ही धोखा दे देंगे, अपने सहयोगियों को ही धोखा दे देंगे, तो हम जनता से आपके लिए किस नाम से वोट मांगेंगे? तो आपको तो एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भाई ये परिवर्तन यात्रा और जो भी यात्रा, सारी मेहनत तो आप करवा लेते हो, सब आप भीड़ भी जुटवा लेते हो, हम लोग के समर्थन से सब कुछ कर लेते हो, उसका सक्सेस पार्टी भी कर लेते हो, परंतु जब वोट करने की बारी आती है, तब आपके यहाँ से पता नहीं कौन कौन से मतलब लोग निकलते हैं, ऐसे ऐसे नेता निकलते हैं बाहर की, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है ऐसे राहुल गांधी जी नहीं, वही माई बाप हो कांग्रेस के, है ना, उनको वो राजा हो जाते हैं उस राज्य के। तो बहुत सारे अभी अनसॉल्व्ड इशू हैं जो समझने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो क्या है, गलतियां सुधार के ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर कांग्रेस को ऐसा ही दोहरा चरित्र दिखाना है कि जहां पे उनकी थाली में घी है, तो वहां पे तो अपनी थाली छुपा लेंगे और दूसरे की थाली का अचार उठाने की कोशिश करेंगे, तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आप ही के कुछ नेता वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए काम करने लगते हैं, तो अब इससे तो काम चलेगा नहीं। अब प्लस उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है, जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आपने राजस्थान में किया है, अब उत्तर प्रदेश में भी आपके साथ वही होगा। रात को 1 बजे तक बैठाया था आपने, अब 1 बजे तक आप बैठिए, उसके बाद फिर बताएंगे आपको कितनी सीट मिलेंगी। तो ये तो समझना पड़ेगा कि भाई जो दिए हो वो प्रकृति का नियम है, वो पाओगे। और इसके साथ साथ अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि खाली उत्तर प्रदेश के गठबंधन से काम नहीं चलेगा, कि आप राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें दे रहे हो राजस्थान में, और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हो मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में। अब ये भी बताना पड़ेगा। हिसाब किताब तो अब बराबर का करना पड़ेगा, वो भी समय से करना पड़ेगा। अब वो अंत समय वाला हिसाब किताब नहीं हो पाएगा कि आप आइए और हमारी सजी सजाई थाली में भोजन करके निकल जाइए, और वहां भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ते रह जाएं, और भारतीय जनता पार्टी अंत में जो है आपके कुछ नेताओं को खरीद फरोख्त करके और आराम से निकल जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप तो आपस में ही लड़ लेते हो। तो अब तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान में आप हमें कितनी सीटें दे रहे हो, उस पर बात करनी पड़ेगी, तब उसके बाद समर्थन की बात करना। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हो लोकसभा की, इस पे बात करनी पड़ेगी। और फिर क्या कमलनाथ जी ही डिसाइड करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटें देनी है? तब तो फिर भाई देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या होगा। और प्लस उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा कि लड़ना किससे, समाजवादी पार्टी से लड़ना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम एक साथ 4 लोगों से लड़ सकते हैं, परंतु हम अपने सहयोगी से नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि हम तो करते हैं निश्चल भाव से आपके साथ समझौता, हम तो करते हैं आपके साथ, जब समझौता करते हैं तो हम ये कहीं भी नहीं सोचते हैं कि अब कहीं कुछ 19-20 होने वाली बात है। हम तो ये समझते हैं कि साहब फिर हमारे दल और आपके दल में कोई मतभेद नहीं है, परंतु अंत मूवमेंट पे अगर आप
इस तरीके से नए नए इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर दोगे तो गठबंधन की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को तो आपको निभाना सीखना पड़ेगा। अब आपने तो क्योंकि अपनी थाली जो घी से भरी हुई थी वो तो छुपा ली थी, और वो घी असल में जब छुपाई आपने तो समस्या ही हो गई, भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे से भोज करके चली गई उसके अंदर। तो घी की थाली में ना आपको कुछ मिला, ना आपके सहयोगियों को कुछ मिला, पर भारतीय जनता पार्टी भोज करके चली गई और जनता त्राहिमाम करती रह गई। तो अब आपको आगे समझना पड़ेगा, जो हमारी थाली अब घी से भरी हुई है तो उसके अंदर हिस्सा बांट तभी करना भैया जब आपकी नीयत और नीति साफ हो। अन्यथा अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं कांग्रेस अपने दम पे सब कुछ कर सकती है, तो भैया आपको आपका दल मुबारक। उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत सबको पता है। मानस जी, मुझे लगता है कि निष्पक्ष विश्लेषण आप कर सकते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी वाले तो इस समय तो खैर आनंद ले रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं करेंगे निष्पक्ष विश्लेषण। इस समय बताएंगे कांग्रेस बहुत भारी पार्टी है, परंतु निष्पक्ष विश्लेषण खैर कांग्रेस खुद आत्मचिंतन कर सकती है कि कितना क्या आपकी हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर। अन्यथा 6 महीने बाद अजय राय जी से पूछ लीजिएगा भाई क्या स्थिति है, ऐसा ना हो कहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये सब देखते हुए अब हम लोग को भी कहीं ना कहीं अपना चिंतन करने की जरूरत है कि भाई देखिए, एक बार धोखा आदमी खा जाता है, बार बार तो नहीं खाएगा। बार बार खाएगा तो फिर हम तो अपना दल ही समाप्त कर लेंगे अगर हम बार बार धोखा खाते रहेंगे। तो अब तो जो भी है, अब तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहले बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सी दिशा और दशा में चलना है उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है। देखिए हमें व्यक्तिगत स्वार्थ कोई नहीं है, हम शून्य पे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम अपनी जनता के साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी जनता को कह दें ठीक है जी हम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से आपको मुक्ति दिलाएंगे, उसके बाद हमारे ही जो साथी हैं वो हम ही को मुक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जनता के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं जनता के प्रति तो ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं रोहित भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मैं भी जब मध्य प्रदेश से लौटा तो मुझे लगा कि कांग्रेस के समर्थन में बहुत जबरदस्त माहौल है, लेकिन बाद में जनता कंफ्यूज हो गई कि आखिर इंडिया गठबंधन ये घटक दल है किधर, इधर है कि बीजेपी की तरफ है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं बिल्कुल मानस भाई, धरातल पे जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट थी, परंतु हम जबरदस्ती हमने अपने 3 राज्य खो दिए। मतलब जिसको कहते हैं ना कि हमने खाली अति आत्मविश्वास में हमने 3 राज्यों को खोने का काम किया, और ये खोना हमने नहीं खोया है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई हमें तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर जनता का जो हम पे विश्वास होता है उसको आहत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते थे और आप लोग ने क्या किया। लेकिन जनता आपकी बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता आपको कोई ये नहीं है कि जनता को आप ही को वोट देना है। जनता को आपकी नियत नीति नहीं समझ में आएगी तो आप चिल्लाते रहिएगा कि धर्म विशेष के लोग हम ही को वोट देंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। आपको कहीं ना कहीं एक जनता को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ जनता चाहती है विकास, कोई देश विरोधी नहीं है कि जो कि खाली बस किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से किसी को दुश्मनी है ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर रही है, वो अपनी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। बस यही समस्या है, हमको उनसे यही समस्या जनता को है। तो हमारी स्थिति में आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी अपनी जनता को। वो आम मतदाता सब समझता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब तमाम राज्यों में बिल्कुल स्पष्ट बहुमत देता है। कोई त्रिशंकु जैसे हालात वो पैदा नहीं करता, क्योंकि उसका जो माइंड सेट एकदम क्लियर होता है। लेकिन चलिए इस परिवर्तन यात्रा के ही जो चर्चा हम करते इसको आगे बढ़ाते तनदीप अहमद साहब के पास दोबारा चलते हैं। अहमद साहब, जब आप यात्रा निकालेंगे तो कई सारे सवाल भी आपके सामने खड़े हो, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि उत्तर प्रदेश के सियासी हालात बाकी राज्यों से अलग है। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के निसार तक नैनीताल से चुका दिया, क्योंकि आप धीरे धीरे साउथ हिंदू की तरफ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं पिछले करीब 9 साढ़े 9 साल से। क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी कि समाजवादी पार्टी जिससे आपका गठबंधन है, उसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जानबूझ करके बार बार जो टिप्पणियां करते हैं धार्मिक ग्रंथों पर, जो टिप्पणियां करते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, यहां तक कि अभी दीपावली के शुभ अवसर पर भी वो अमर्यादित भाषा बोलने से चूके नहीं। तो वो तो अखिलेश यादव जी के कहने पे उनके खास रणनीति के तहत वो दलितों में उस कोर वोट बैंक को जमा कर रहे हैं जिसकी विचारधारा नहीं मानस जी नहीं आप ये गलत शब्द कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के कहने पे कर रहे हैं। ये गलत बताइए, सुनिए बिल्कुल गलत। चांद साहब
चांद साहब देखिए मेरी बात समझिए, अगर लगातार कोई बयान दिया जा रहा है और उसमें आपका मुझे आप फिर ये भी बता दीजिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, संजय निषाद का जो बयान है, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मंत्री है, भगवान राम के बारे में क्या बोला था? उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कहने पे बोला था? नहीं, आप बताइए, ये नहीं, ये गलत बात है। आप नहीं मानव जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। हमारे नेता ने कई बार हम लोगों को मना किया कि कोई भी पार्टी का नेता प्रवक्ता किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करेगा, और हम लोगों से आपने कभी किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं की। इसलिए आपका ये कहना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता के कहने पे कुछ कहते हैं, इससे मैं इतराज कर जाता था। चांद साहब चलिए आपकी बात मैंने पूरी मान ली। एक बात मानस जी मैं अपने मित्र से कहूंगा कि निश्चित तौर पे अगर निषाद जी की कोई बात हो तो नहीं है, आपका काम तो वैसे ही बना रखा है कांग्रेस ने। आप नहीं देखिए, हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, सुनिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, वो काम नहीं आनंद मत देखिए। मैं कहूंगा हमारे मित्र ने फखरुल साहब ने भी एक बात कही। फखरुल साहब ने कहा कि हम क्या साधु सन्यासी क्या चिरंजीवी होते हैं? काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कानपुर के विधायक सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़े, कोई भारत माता को डायन कहे, कोई धर्म को गाली देने का कार्य कहे। मैं बात कर नहीं सुनिए, आप गिनाइए, अच्छी बात मैं कर रहा हूँ। आपने कहा इसलिए अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो निंदा करूँ तो आपको कौन कहा है? आपको कौन कहा है कि कहिए कि हिंदू धर्म ही नहीं होता है? आपको कौन कहा कि हिंदू धर्म ही नहीं होता है? अगर एक बार तो आप चिंता करिए ना, एक बार तो आप खंडन कर दीजिए। चाहे मेरी तरफ से है, मैं समाजवादी पार्टी कभी भी सुनिए, हम झगड़ा नहीं कर रहे का पक्ष नहीं लेती है। धर्म की लड़ाई हमारा काम नहीं है। हम जनता के फखरुल साहब धार्मिक बयानों का पक्ष नहीं लेती है। बर्क साहब का बयान आप सुनेंगे, अगर लड़कियों की शादी 19 साल के बाद होगी तो आवारगी आ जाएगी, तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे। ये सब क्या बयान गिनवा देंगे हम, क्या बयान बहुत से बयान गिनवा देंगे हम भी भारतीय जनता पार्टी के बयानों पे चली जाएगी। चांद साहब सुन लीजिए, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं। मानव जी जो बयान ये कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मैं बयान गिनवाऊंगा? की बात कर दी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपने जो कहा कि ऐसा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए राजनीति में सब चीजें जो दिखाई पड़ती वैसी नहीं होती है। लेकिन आप एक बताइए, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, एक बयान उन्होंने दिया था जो थोड़ा सा विवादित था, उसके बाद पार्टी में उनकी क्या स्थिति की गई ये किसी से छुपा नहीं, लंबे समय तक सांसद है आज वो सांसद है, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या माफी मांगी थी? अरे मैं पूछ रहा हूँ, संजय निषाद मंत्री, देखिए मानव जी, दिनेश शर्मा ने माफी मांगी थी। अभी मैं गूगल खोलूंगा, आपके उनके 10 अखबारों में छपे हुए बयान दिखा दूंगा। लेकिन उनके जो बयान था वो अगर मगर करके था मानव जी, अगर मगर करके था, मैंने पढ़ा था, अगर मगर करके बयान माफी मांगी थी, अगर मगर करके उन्होंने अपने बयान पे। अरे आप अपना दिखा दीजिए ना कि अखिलेश यादव जी माफी मांगे। काशी में जो जाते हैं अंतिम समय में जाते हैं, आप अपना दिखा दीजिए ना। हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस पर माफी मांगा गया था। अपना दिखाएंगे नहीं, दूसरे की बताएंगे, अपना भी तो बताइए। आप अभी रामायण की बात कर रहे थे, भगवान राम की बात कर रहे थे। रामायण में दशरथ जी कभी भगवान राम को ऐसा कहे, लेकिन अखिलेश यादव को सुनील सिंह जी ने कहा जो बात का नहीं हुआ, जो बात का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा? अगर रामायण की बात करते हैं आप उस पे आइए ना, भगवान राम पे बयानबाजी करने वाले जो बात का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? ये तो रामायण में कहा गया है कि बाप की बात को मान के, पिता की बात को मान के भगवान मन में चले जाते हैं। लेकिन आप अपना तो देखिए कि पिता को धक्का देते हैं, मंच से उतार देते हैं। आप सनातन धर्म को नहीं मानते। आप अगर भगवान राम के बताए रास्ते पे चलते तो आज आपकी भाषा ये नहीं होती। तो अपने पिता को धक्का नहीं देते। पिता मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश जी को ऐसा नहीं करते कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये बंटवारे की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो राम से भी डर लगता है, रहीम से भी डर लगता है, आप लोगों को सबसे डर लगता है। कभी जो है नकली हिंदू बन जाएंगे, कभी नकली मुस्लिम बन जाएगा ना। हिंदू है तो मुस्लिम है, भाई मजहब तो नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, लेकिन समाजवादी पार्टी तो सिखाती है।
आपके मंत्रिमंडल ने क्या किया? बताइए, कब बदले थे? 2016 होली के दिन जुमा पड़ता है, आप कहते नहीं होली नहीं मनाई जाएगी, आप कहते आपकी सरकार में मंत्री हैं, वो कब बाहर होंगे? बताइए, कब बाहर दीजिएगा उन्हें? चांद भाई शांत हो जाइए। अगर चर्चा को नहीं बुला तो मैं चर्चा को ही खत्म कर दूंगा, ऐसी कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। लेकिन फखरुल भाई, मैं ये कह रहा था, देखिए राजनीति में, देखिए मैं फील्ड का पत्रकार हूं, आप जानते हैं मुझे। मैं हमेशा, जो भी लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं हमेशा मैं फील्ड का पत्रकार रहा, और बस एक लंबे समय से, लगभग 3 दशक हो रहा है मुझे चीजों को कवर करते हुए, हमेशा पॉलिटिकली रिपोर्टिंग की मैंने। चांद भाई देखिए, जब भी कोई बयान लगातार दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक मौन सहमति होती है उसमें। नहीं मानव जी, देखिए मैं बताऊं, देखिए हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब दोबारा उन्होंने बयान दिया तो उनसे कहा कि आप जाके स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहिए कि ये बार बार ये धर्म पर बयान देना बंद करें। मैं उनसे पहले भी कह चुका हूं, मैं बार बार फिर से उनको याद दिला रहा हूं। इसलिए मैं अपने नेता को जानता हूं, मेरे नेता सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कतई मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो किसी को धर्म पर बयानबाजी करने की छूट देते। आप हमारे गेस्ट, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए। लेकिन सवाल तो था हमारा वो तमजीद अहमद साहब से था। अहमद साहब, जब आप निकलेंगे, देखिए बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी भी, मतलब 2014 के बाद से इस बात को मैंने लगातार महसूस किया, और सभी जर्नलिस्ट को महसूस किया कि 2014 के परिणाम आने के बाद जिसको लेकर नेता जी हमेशा से सार्वजनिक मंचों से आगाह करते थे कि कहीं ऐसा ना हो खत्म हो जाए। 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के नेतृत्व में एक यू टर्न लिया, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। और आपने देखा होगा कि सरकार जाने से पहले जो बीच का जो 14 से 17 का समय था, तो कुछ फोकस उनका अयोध्या में कुछ विकास कार्य होना भी शुरू हुए, तमाम सारी श्रवण यात्राएं भी शुरू हुई, मुझे याद है कुछ इस तरीके के प्रोग्राम शुरू हुए। लेकिन धीरे धीरे भी आप देखेंगे कि फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान लगातार आते हैं, जिसको लेकर के अक्सर कांग्रेस पार्टी भी कभी कभी, उनके भी कुछ नेताओं के बयान आ जाते हैं। इसमें खासतौर से मैं नाम लूंगा प्रमोद कृष्णन का। जब आप बात करते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, जब आप बात करते हैं कि सभी जाति धर्म हमारे लिए एक है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान या इस तरीके के जो एक असहज स्थिति पैदा की जा रही है बराबर जाति और धर्म को लेकर के, क्या आपको इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि क्यों आप ऐसे किसी एक सियासी दल के साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार सनातन पर चोट कर रहा है, जो लगातार हिंदू देवी देवताओं पर चोट कर रहा है? क्या आपको इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा? जबकि आप जानेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और नीमसार के बीच में क्या स्थिति, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बड़ी मुश्किल से दो पुराने जख्म थे वो भरने शुरू हुए। देखिए मानव जी, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ये कोई आज के डिबेट या आज के मुद्दे में कोई ऐसी चीज थी जिसको ला के बीच में डाला जाए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। उसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोल रहे हैं, उसका जवाब सपा देगी, और दिनेश शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, और निषाद जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपके सहयोगी दल अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो असहज स्थिति आपके सामने नहीं होगी क्या? नहीं, असहज स्थिति होगी, और हम यही कहेंगे कि हम इस बयान से, इनके नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, पूरे चुनाव भर उनके ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट पिन रहा जिसके अंदर वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की खिलाफत करते रहे। और प्रमोद कृष्णन को क्यों नहीं निकालते पार्टी से बाहर? ये पूरे चुनाव भर इनके प्रमोद कृष्णन के ट्विटर पे एक ट्वीट रहा जो कि पिन रहा और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ रहा। उसको आप क्यों नहीं निकालते हैं बाहर पार्टी से अवहेलना के रूप में? रोहित जी, पार्टी फैसला करेगी इस पे। ठीक है, आपका सुझाव आ गया है। देखिए मानव जी, चलिए जब पार्ट सुना भारतीय पार्टी को, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान में आ गया हूँ और कोई अच्छा प्रवचन सुन रहा हूँ। जब मैं अचानक से समझा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जिस तरीके से डिबेट को धर्म और लेके ऐसा हम लोग बैठे हुए। और जब दूसरा पार्ट हमने सुना फखरुल भाई को और रोहित भाई को, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे इन लोगों ने कोई फार्मूला खोज लिया है कि कैसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे। इन्होंने अभी चुनाव जीत के दिखला भी दिया है कि कैसे चुनाव उन्होंने जीता। और मुझे तो फिर से एक बार चेक करना पड़ गया कि किस तरीके से
समाजवादी पार्टी अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में गई, तो मुझे फिर से एक बार इनका वोट परसेंटेज चेक करना पड़ गया, कितने प्रत्याशी वहां पे चुनाव जीते वो भी मुझे चेक करना पड़ गया। रोहित जी तो खैर हमारे उसमें थे, हम लोगों ने राजस्थान में 7 चुनाव लड़ा, उनको बधाई भी देता हूँ, उनका विधायक चुन के आए। तो कुल मिला के देखिए जी, 2 तारीख की शाम तक सब लोग हम लोग को बधाई भी दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता, जितने भी गठबंधन दल, घटक दल, जितने भी लोग थे, सब लोग 2 तारीख की शाम तक बता रहे थे कांग्रेस ने ये रणनीति अप्लाई की, इस वजह से जीत रहे हैं, ये यात्रा की, इस वजह से जीत रहे हैं। सब इस इंतजार में थे। और हो सकता है कि 3 तारीख को अगर हम जीतते तो ये भी बताया जाता कि समाजवादी पार्टी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन, इस वजह से कांग्रेस जीत के आई है। लेकिन चूंकि हम चुनाव हार गए, दुर्भाग्य से हम चुनाव हारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल हमारे ऊपर ही उठेंगे और हम उन सवालों का सामना करेंगे। फखरुल भाई और रोहित जी को मैं बता दे रहा हूं कि जो जीत का जो फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तक को नहीं पता था। भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता पूरे न्यूज चैनल में 3 तारीख तक डिबेट से गायब थे, किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। उनको ही पता है था कि जनता जनार्दन का जनादेश और जिस तरीके की आकांक्षा थी वो क्या थी। लेकिन चूंकि लास्ट मिनट में परिवर्तन हो गया, लास्ट मिनट में एकदम लैंडस्लाइड परिवर्तन मनोस्थिति में जनता का हुआ और हम चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीत गई, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस जनादेश को। इसमें कौन सी बात हो गई भाई। और जो भी है इंडिया घटक दल इस समय नसीहत देने की स्थिति में, शायद नसीहत एक दूसरे को देंगे तो स्थिति दूसरी तरफ ले जाएगी। तो इस वजह से हम लोग को यह समझना चाहिए कि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय समाजवादी पार्टी की तरह, अगर आप देखेंगे परिस्थिति, तो समाजवादी पार्टी वहां चुनाव हार, समाजवादी पार्टी का गढ़ था, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, आपका मैनपुरी में हार गई, कन्नौज हार गई, फिरोजाबाद हार गई। तो कोई इस वक्त ये अगर उंगली उठाएगा कि आप कर लेते, तो ये मैं बताना चाहूंगा, मैं आपके ऊपर कोई टिकट। चंदी साहब, आप असल में नेटवर्क में नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए जहां पप्पू भाई जल्दी से अपनी बात करिए, फिर मैं एक बार कमेंट। मुझे ऐसा लगा जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा बहुमत मिल गया था उत्तर प्रदेश में। 2.7% वोट शेयर कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में था। हमारे पास इस चुनाव में 0.6% वोट शेयर है, उससे पहले 1.3% वोट शेयर मध्य प्रदेश में था। तो कांग्रेस को जो अहंकार है वो आज भी उनके प्रवक्ताओं की भी भाषा में आपने देख लिया, यही अहंकार इनको हरा के आया है। अगर हम साथ मिलकर लड़े होते तो आज परिणाम कुछ और होते। और अगर कांग्रेस आज भी इस बात को समझने को तैयार नहीं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। हम भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने में, अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ने में सक्षम है, हमें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी बेल्ट में हराना है तो बिना क्षेत्रीय दलों का सहयोग लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। और इस बात को अगर कांग्रेस जान लेगी, पहले समझ लेगी, उनको लगता है कि पदयात्रा करने से हिंदी बेल्ट में परिणाम बदलने वाले, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हिंदी भाषी बेल्ट में क्षेत्रीय दल मजबूत है। हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत है। उत्तर भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, बिहार में हो चाहे बंगाल में हो, माफ कीजिएगा, नेटवर्क चला गया था, माफ कीजिएगा, मैं वही प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त आपको है समाजवादी पार्टी की। मैं 30 सेकंड में बात कह के जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस वक्त ये बातें होनी नहीं चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको किस समय। कलेक्टिव नेतृत्व तो जब बैठेगा, बात करेगा और चीजें निकल के आएंगी। ये कह देना कि हम ही सब कुछ है, हमारा ही सब कुछ है। तो जब दिल्ली का चुनाव होता है मानस जी, तो दिल्ली के चुनाव की जो जनता की मानसिकता अलग होती है, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसकी मानसिकता अलग होती है। ये आप मानते कि नहीं मानस जी? 2018 के चुनाव में 2019 में आपका वोट शेयर क्या था? नहीं, वोट शेयर क्या था? लोकसभा में क्या था? देखिए, विधानसभा में 2.7 और लोकसभा में 6 पॉइंट कुछ था आपका, इससे ज्यादा कहाँ था? बोल लीजिए आप। बात करने दीजिए फखरुल भाई, बात करने दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मानस जी, जो दिल्ली का चुनाव होता है, यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है, उस समय जनता की मनोस्थिति दूसरी होती है, विधानसभा में दूसरी होती है। 2018 में हम सारे राज्यों में चुनाव जीते थे जहां आज हमारे हैं। राजस्थान भी जीते थे, मध्य प्रदेश भी जीते थे, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, और उन्हीं राज्यों में 2019 में बुरी तरीके से हार गए थे। और आज उत्तर प्रदेश की भी स्थिति देखिए लोकसभा में, तो हमारे पास 1 सीट है और भारतीय समाजवादी पार्टी के पास 3 सीट है। यही फर्क है ना, कि हमारे पास 1 सीट है और समाजवादी पार्टी के पास 50-60 सीट है। ऐसा तो नहीं है ना। तो स्थिति यही है कमोबेश,
और हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उसी के लिए यात्रा निकल रही है। या हम अपने संगठन को मजबूत करना बंद कर दें, इस पे भी अगर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है तो वो एक अलग बात है। और दूसरी एक बात और मानस कह दो, मानस जी कह रहे थे, चलिए डिबेट को क्लोज करने से पहले हम एसएन सिंह साहब के पास चलते हैं एक बार फिर से। एसएन मानस सिंह एक साहब चीज ऐड कर दे रहा हूं, एक चीज ऐड कर दे रहा हूं बस 10 सेकंड में। जो आज फखरुल भाई कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तोड़ के समाजवादी कांग्रेस पार्टी ले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले होंगे। अगर फखरुल भाई भी अगर 1-2 जनरेशन पहले जाएंगे तो उनके भी घर के सब कांग्रेस के ही रहे होंगे। मतलब मुझे भी कुछ बोल लेने दीजिए, हो गया उनकी बात हो गई। देखिए मैं मानस ये कहूंगा, अच्छी बात है, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े। सुन रहे लगता है नहीं कोई अरे सुन लीजिए भैया, आपको दूसरे का प्रवचन लगेगा। देखिए अपना वाला ठीक लगता है, दूसरे वाला खराब लगता है। तो चुनरी खराब लग रही है तो इससे खराब तो होगा नहीं। भगवान राम खराब लग रहे हैं तो लोगों को तो अच्छा लग रहा है ना। आपके लिए राम खराब है तो समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा, मानस जी, समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा, मैं कहूंगा एक छोटा सा गाना है कि दिल के अरमा आंसुओं में भाग रहे, हम तो भाग करके भी तरह रहे। इसी में समाजवादी पार्टी की रही है। सुन लीजिए, तो अच्छी बात है भाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था, प्रवचन तो अच्छी चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरी देश की जनता को पता था। जिस दिन शोभा यात्रा पर पथराव होता है उस दिन सबको पता था कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। जिस दिन ओवर से लेकर गेम तक के घोटाला करते हैं उस दिन सबको पता था कि छत्तीसगढ़ में आप चुनाव हार जाएंगे। जिस दिन किसी का गला कट जाता है कन्हैया लाल की और आप तुष्टीकरण का कार्य करने लगते हैं, उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। जिस दिन धार्मिक जुलूसों पर पथराव, धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध, जिस दिन हिंदू कैलेंडरों को कम करना, इस तरह के कार्य करना जब कांग्रेस शुरू कर दी थी तो निश्चित तौर पे सब लोग जान गए थे कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। और मैं कहता हूं भारत जी, लगभग 60,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं राजस्थान, जिसमें 6,000 बड़े दुष्कर्म होते हैं। जब एक मंत्री खड़ा होकर ये कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ ऐसे दुष्कर्म तो चलेंगे, तो निश्चित तौर पर उस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजस्थान की जनता भी जान गई थी कि कांग्रेस यहां से चुनाव हार जाएगी। अब हम अपने मित्र को बताएं, देखिए कांग्रेस की जो सफल नीतियां हैं उसी के कारण वो चुनाव हार रहे हैं। और आपको लग रहा है कि हमारी विफल नीति है लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मित्र हमसे कह रहे थे, तो सभी पार्टियां जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निकलती है, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी बनती है। आपकी संख्या दिनों दिन घटती गई और इस बार हमें लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ अंडा आकार का आपको मिला हुआ है, आपको तो नोटा से भी कम वोट मिला। और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 3 में 13 में कहावत कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर समाजवादी पार्टी से अपना तुलना करने लगी वर्तमान परिवेश में तो हमें शर्म आएगी कि हम समाजवादी पार्टी से तुलना करें। आप भी निकले और कांग्रेस से बहुत सारी पार्टियां निकली। इस समय भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें देश में पाई, बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाई हुई है और गाली देने वाली, तुष्टीकरण का काम करने वाली, 700 दंगे कराने वाली, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाली, बुलंदशहर बदायूं में दुष्कर्म कराने वाली, ऐसी परिवारवादी जातिवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो सब लोगों ने देखा है। मैं तो मानस जी कंक्लूडिंग इस बात पे कहूंगा कि जनता जनार्दन होती है। हमारी जो नीतियां हैं वो हमारे विरोधियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। वो जो चाह रहे हैं वो काम नहीं करेंगे कि नहीं हम जो है तुष्टीकरण का कार्य कर दें, हम काशी को गाली दे दें, मथुरा को अपमानित कर दें, नहीं। हम दोबारा भी आपसे कहते हैं, हमारे लिए राम भी उतने प्रिय हैं, रहीम भी उतने प्रिय हैं और विकास भी उतना ही प्रिय है। और धार्मिक विकास भी एक विकास होता है। जब अधर्म होता है वहां विकास नहीं होता है, जहां धर्म होता है वहां विकास होता है। हम धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हम जिम्मेदारी से कहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है लेकिन कांग्रेस तो अधर्म की बात करती है। अगर कोई साधु महाराष्ट्र में उसकी हत्या हो जाती है तो बोलने में डर लगता है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर कहीं पे धर्म परिवर्तन होता है तो कांग्रेस को बोलने में डर लगता है, लव जिहाद होता है तो कांग्रेस को बोलने में डर लगता है।
अगर एक मजदूर की हत्या हो जाती है कश्मीर में तो उसको बोलने में डर लगता है, ये आप बंटवारा करके सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल देते हैं। तो हमारी स्वीकारता, हम इसको स्वीकारते हैं। हम विकास का भी कार्य करते हैं, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, राजनीतिक विकास इस मायने में कि हम जो है जेडीयू हमारी सहयोगी पार्टी होती है। आप देखे होंगे 2014 और 19 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो भी उसको सराखों पर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो भी हम उसको सराखों पर लगाते हैं। न मेरे गाली देने से आपका कुछ हो जाएगा, ना आप मुझे गाली दे देंगे तो मेरा कुछ हो जाएगा। ये जनता जनार्दन होती है। और एक कहावत चल रही है कि विश्वास, विकास और प्रयास। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वो विश्वास उत्पन्न करने में कायम है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सीमा पे बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, बुनियादी ढांचे में विकास हो रहा है। जो बुनियादी कार्य होना चाहिए, एक गरीब को मानस जी क्या चाहिए? आवास चाहिए, आवास मिला, उसमें बिजली चाहिए, उसको गैस कनेक्शन चाहिए, उसको दवा चाहिए, किसानों को किसान सम्मान निधि चाहिए। और ये सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी करने में सफल रही है। निश्चित तौर पे इन्हीं चीजों के नाते जो जातिवादी पार्टी हैं, जो केवल जाति जाति की बात करती हैं, वो सब परास्त हुई। मध्य प्रदेश में भी परास्त हुई, छत्तीसगढ़ में भी परास्त हुई, राजस्थान में भी परास्त हुई और आगे भी परास्त होंगी। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि आप ऐसी राजनीति को छोड़िए, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो जनता को जनार्दन बनिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कह रही थी हमको साथ लेकर चलते, इनको इनके हिस्से का भी अगर कांग्रेस में जोड़ दीजिए 0.046%, 1% भी नहीं, तो भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नहीं बनती। फिर भी हम कह रहे हैं, हम सराहना कर रहे हैं, आप साथ मिलकर लड़े, हम भी आजमाए, हम भी देखें, हम भी जाने सुने समझे तो कि जनता किसके साथ है। क्योंकि हमको समाजवादी पार्टी का वोट नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस का वोट नहीं चाहिए, हमको तो जनता का वोट चाहिए। और जनता मोदी जी पर मानसिक भरोसा दिखा रही है। हम आपके जिम्मेदार चैनल पर आग्रह करते हैं जनता से कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए। यही मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहे वो करके दिखाए। चलिए सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। इस चर्चा को आज यही विराम देना होगा। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की होने वाली पदयात्राओं की। इन पदयात्राओं के जरिए कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन पदयात्राओं से किसका नुकसान हो सकता है, इसको लेकर के क्षेत्रीय दल भी सतर्क है। आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।